अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट जो बेसिकली बायोलॉजी के होंगे। और पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, पीएमडीसी एमडीकैट सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि इन तमाम चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट, इन तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस, इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको वीडियो की सूरत में प्रोवाइड किए जाएं और एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी शुड डू दिस, क्यों करें। देखो, सबसे पहली बात, एमडीकैट के अंदर अगर मैं 2026 की बात करूं तो इस वक्त एमडी कैट के सिलेबस के अंदर तकरीबन 45% जो वेटेज है एमडी कैट के पेपर के अंदर, वो सिर्फ बायोलॉजी का है। यानी कि अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो बायोलॉजी के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं बायोलॉजी के अंदर एंड दे आर नाउ स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज। एंड अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो, जो कि बहुत आसान है, बस शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, शर्त इतनी है कि आपने प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चंस, शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना चाहते हो तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। तो बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप आराम से 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर सकते हो। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस आपको मुश्किल लगती होंगी, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है एमडीकैट के लिए जो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी होता है। और जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आपके लिए 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। देखो, अब इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब क्या है, इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब यह है कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ये देखो कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो हो सकता है वहां पे आपको क्वेश्चन ना समझ में आए कोई, और आपके पास कोई वीडियो सॉल्यूशन भी ना हो। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपने करना यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने सिंपली जो है वो अपने साथ एक नोट्स की कॉपी खोल के रखनी है, और हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा, तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके खुद उसका सॉल्यूशन करना है। अगर आप उसका सॉल्यूशन कर लेते हो एंड वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि सर ये तो मेरा बिल्कुल ठीक हुआ, इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। और अगर लेट सपोज आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ रही होंगी, और उसी क्वेश्चन के अंदर उस पूरे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये होता है कि सर मैं सिंध का हूं, पंजाब का हूं, बलूचिस्तान का हूं, केपी का हूं, गिलगित का हूं, क्या मेरे लिए ये सीरीज काफी होगी, क्या मैं इस सीरीज को देख सकता हूं? देखो बेटा, इस पूरी सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम बोर्ड्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए, तमाम बोर्ड्स को देखते हुए बनाए गए। तो आसान जबान में अगर मैं बात करूं तो सिंपल में, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आया आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, बलूचिस्तान से रखते हो, केपीके से रखते हो या सिंध से रखते हो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए अपना एग्जाम देना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी किस्म की कोई मसले मसाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कोशिश करो कि इसको साथ साथ सॉल्व करो। अब होगा क्या, देखो एमडी कैट के अंदर एक वाहिद रास्ता जिससे आप स्कोर कर सकते हो वो एमसीक्यूज का आंसर करना ही है। और अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका नहीं आता, एमसीक्यूज को मार्क करने का तरीका नहीं आता, कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका नहीं आता, तो अल्टीमेटली आप स्कोर इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। और असल गेम तो बायोलॉजी का है। 81 अगर आपके नंबर आ गए तो पीछे जो नंबर बचते हैं उनको लेना काफी हद तक आसान हो जाता है, यानी कि आपका 40% तो सीधा सीधा यहां से सीधा हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत हद तक आसानी हो जाती है। तो बताने का मकसद ये कि आपने कोशिश करनी है कि इस पूरी सीरीज को एंड तक देखना है, और मेरी कोशिश होगी कि तमाम चैप्टर्स जो एमडी कैट के अंदर इंक्लूडेड हैं उन तमाम चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए जाए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट। और इसके अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे बनाते हुए चलते हो तो ये आपके लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो जाता, बहुत इजी चैप्टर हो जाता है। तो हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनके जितने भी टॉपिक्स हैं, उन तमाम टॉपिक्स से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड व्हाट विल बी द आंसर, उन तमाम क्वेश्चंस को हम देखते हुए चल रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंजाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपकी पास मौजूद है, कह रहा है एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड एज। ठीक है, आप एंजाइम को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो? सबसे पहले आ रहा है ऑप्शन ए में, कह रहा है रेगुलेटरी प्रोटीन। देखो पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, मेजॉरिटी आर प्रोटीन इन नेचर, बट देयर आर सम एंजाइम्स जो कि प्रोटीन नहीं होते और वो आरएनए के बने होते हैं, जिन्हें आप राइबोजाइम कहते हो। और इसकी क्लासिकल एग्जांपल पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज आरएनए नेचर की एग्जांपल है, बेसिकली उस एंजाइम की एग्जांपल है जो बेसिकली आरएनए से बना हुआ है। बट ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि आप एंजाइम को कैसे कैटेगराइज करोगे? आइदर रेगुलेटरी प्रोटीन कहोगे, या आइदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहोगे, या आइदर कैटालिटिक प्रोटीन कहोगे। देखो रेगुलेटरी प्रोटीन का मतलब है रेगुलेशन कर रहा है, बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है। अब नॉर्मली अगर आप इस चीज़ को देखो ना, तो यहाँ पे जब भी रेगुलेटरी प्रोटीन का जिक्र आएगा तो आपके जहन में हार्मोन्स आ सकते हैं। ठीक है, हार्मोन्स आर मेजरली रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, हार्मोन्स आ सकते हैं, बट आपके जहन में कभी भी एंजाइम नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में मेजरली आपके जहन में हीमोग्लोबिन आएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन सी कैटालिटिक प्रोटीन। तो ऑब्वियसली एंजाइम की डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। अब क्योंकि हम डेफिनेशन के अंदर ही बायो कैटलिस्ट पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आंसर होगा वो कैटालिटिक प्रोटीन होगा। नॉर्मली इसका आंसर क्या बन जाता है? कैटालिटिक प्रोटीन बन जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगले सवाल में यहाँ पे आपसे कह रहा है, अगले सवाल में आपसे कह रहा है एलोस्टेरिक एंजाइम हैज़ बीन डिफाइंड एज। एलोस्टेरिक एंजाइम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? ऐसा एंजाइम जो कि रिवर्सिबल चेंज में जाए, और रिवर्सिबल चेंज में जाए किस में? शेप में, और कैटालिटिक एक्टिविटी में। कब? जब कंट्रोल सब्सटेंस यहाँ पे बाइंड करे। अब यहाँ पे कंट्रोल सब्सटेंस का मतलब क्या है? देखो ये बेसिकली डेफिनेशन लिख रहा है एलोस्टेरिक एंजाइम की। अब एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में क्या कह रहा है? पहले तो डेफिनेशन हम समझते हैं। कह रहा है एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम है जो रिवर्सिबल चेंज इन शेप करता है, और कैटालिटिक एक्टिविटी में उसका चेंज आता है जब कंट्रोल सब्सटेंस बाइंड करता है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है कि एलोस्टेरिक एंजाइम। देखो एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जिनके ऊपर आपको एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट देखने को मिल सकती है, जिसे आप एलोस्टेरिक साइट कहते हो, और यहाँ पे एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। अब अगर ये एलोस्टेरिक साइट है और यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड करता है तो क्या होता है? ये जो एक्टिव साइट की शेप है, इसकी शेप चेंज हो जाती है, यानी कि आई कैन से एंजाइम की शेप एक तरह से चेंज हो जाती है। ओके, मान सकते हैं। और क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है, जब एंजाइम की शेप चेंज होगी तो क्या एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कनेक्शन बना पाएगा, बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी।
अब यहाँ पे जो कंट्रोल सब्सटेंस है जो बेसिकली बाइंड कर रहे हैं जिसकी वजह से शेप चेंज हो रहा है, उसको आप क्या कह रहे हो? अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इट इज रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो आपके पास इरिवर्सिबल तो आंसर वैसे ही यहाँ पे ऑब्सोलीट हो जाता है, इरिवर्सिबल यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन में ही रिवर्सिबल कह दिया है, मतलब आप उसे रिवर्स कर सकते हो। तो इरिवर्सिबल तो गया। अब सवाल ये आता है कि ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव है। अब कॉम्पिटिटिव भी ऑप्शन से ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शंस तो खत्म हो गए, ये एलिमिनेट हो गए। अब सवाल ये होता है कि इसका आंसर ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। देखो, एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनके ऊपर एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड कर रहा है अदर देन एक्टिव साइट के ऊपर। अब ऐसे जो इनहिबिशन है इसको आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हो। सो दिस इज बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसका जो प्रिसाइज आंसर होगा, सबसे बेहतर आंसर हो सकता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो सकता है। वैसे तो रिवर्सिबल इनहिबिटर भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आप इन्होंने रिवर्सिबल कह दिया है, बट रिवर्सिबल के अंदर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी आ जाता है, ठीक है। जबकि अब यहाँ पे इन्होंने जब क्लियरली लिख दिया एलोस्टेरिक एंजाइम, तो यहाँ पे हमारा जहन फौरन किसकी तरफ जाएगा? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरफ जाएगा। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहा है फॉलोइंग एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट पीएच रिप्रेजेंटिंग टू ऑपोजिट एक्सट्रीम। अब कौन से दो ऐसे एंजाइम हैं, यहाँ पे आपको दो एंजाइम्स ऑप्शंस में दिए हुए हैं, कौन से ऐसे दो एंजाइम्स हैं जो दो एक्सट्रीम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं? यानी कि एक बहुत ही एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है, एक बहुत ही बेसिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में जो एंजाइम्स काम करते हैं वो मुझे कहाँ मिलते हैं? ऑब्वियसली स्टमक में मिलेंगे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं। और स्टमक में जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है? पेप्सिन है। पेप्सिन कितने पीएच के ऊपर काम करता है? अगर आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक उठाई हो तो उसके अंदर एंजाइम के चैप्टर के अंदर उन्होंने क्लियरली एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स के पीएच लिखे हुए हैं। तो अगर आप पेप्सिन को मान के चलो तो वो ये कहते हैं कि भाई पेप्सिन मैक्सिमम अच्छा काम करता है 2 के पीएच के ऊपर। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है एक आंसर तो पेप्सिन होगा, पेप्सिन पेप्सिन। अब सवाल ये होता है अगर पेप्सिन पेप्सिन आंसर है तो दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ हमारे पास सबसे ज़्यादा पीएच के ऊपर मतलब अगर मैं बेसिक पीएच की बात करूं तो जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है आर्जिनेज। और ये जो आर्जिनेज है ये 9.70 यानी कि कितना ज़्यादा बेसिक नेचर के ऊपर काम कर रहा है। तो आर्जिनेज क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर के ऊपर काम कर रहा है, बेसिक पीएच के ऊपर काम कर रहा है, तो इसका आंसर पेप्सिन और आर्जिनेज बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। अब सवाल ये होता है कि सर इसका आंसर लाइपेस क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जब हम लाइपेस को देखते हैं तो लाइपेस का जो पीएच होता है वो 9 के करीब करीब होता है, तो ये तो आंसर नहीं बन सकता। बाकी सुक्रेज, लाइपेस का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जब बात करते हैं सुक्रेज की, तो सुक्रेज का जो पीएच होता है वो 4.5 के पास पास होता है। मैक्सिमम पीएच की बात कर रहा हूं, ऑप्टिमम पीएच की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है? आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है चांसेस ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय। चांसेस ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है? चांसेस ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये है कि जब आप रिएक्शन करवाना चाहते हो तो बेसिकली होता क्या है? रिएक्शन तब होता है जब दो सब्सटेंसेस कोलाइड करेंगे। अब सवाल ये होता है कि आप कोलिजन को कैसे बढ़ाओगे, रिएक्टेंट के कोलिजन को कैसे बढ़ाओगे? तो आपके पास बेसिक रास्ता क्या है कि आप क्या बढ़ाओ? टेम्परेचर बढ़ाओ। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो इधर उधर घूमेंगे, जब वो इधर उधर घूमेंगे तो वो कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर अल्टीमेटली क्या होगा? रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। किसका? रिएक्टेंट का। तो यहां पे आंसर क्या होगा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाकी पीएच से कोलिजन का कोई ताल्लुक नहीं है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ कोलिजन भी बढ़ेगा। इसका मतलब है यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फॉलोइंग आर द सब टाइप्स ऑफ कोफैक्टर एक्सेप्ट। कौन कौन सी कोफैक्टर की सब टाइप्स हैं सिवाय? ठीक है, अब कोफैक्टर की जब मैं बात करता हूं तो मेजरली हम डिवीजन ऐसे पढ़ते हैं कि कोफैक्टर दो तरह का हो सकता है।
एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर, दूसरा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। और हमारी बुक्स हमें ये बताती हैं कि जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है वो नॉर्मली मेटालिक आयन होता है जो एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसे आप एक्टिवेटर कहते हो, एक्टिवेटर कहते हो, ठीक है। अब अगर आप उसे एक्टिवेटर कहते हो तो सवाल ये होता है कि सर ऑर्गेनिक कोफैक्टर कितनी तरह के हो सकते हैं? ऑर्गेनिक कोफैक्टर आपके पास सिंपली दो तरह का हो सकता है। एक वो जो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन अटैच होगा फिर अलग हो जाएगा, एक वो जो मुसलसल लगा रहेगा यानी कि नॉन डिटैचेबल है, अनडिटैचेबल है। तो जो अटैच होगा और फिर वापस हट जाएगा वो डिटैचेबल हुआ, और उसकी क्लासिकल एग्जांपल में हमारे पास कोएंजाइम आ जाते हैं। जबकि जो परमानेंटली बाइंड करता है ना उसकी एग्जांपल में हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है। ये एक मेजर सा ओवरव्यू है, ठीक है, एक मेजर सा ओवरव्यू है। अब सवाल ये होता है कि इसके अकॉर्डिंग जब आप आंसर देखते हो तो एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, ये हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और एक्टिवेटर, ये हमारे पास क्लासिकली कोफैक्टर की सब टाइप्स में आ जाएगा। तो जो नहीं आएगा वो एपो एंजाइम। सर ये एपो एंजाइम होता क्या है? देखो वो एंजाइम्स जो नॉर्मली प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो एंजाइम जो बिना नॉन प्रोटीन पार्ट के फंक्शनल नहीं होते, उनको आप हॉलो एंजाइम कहते हो। अब हॉलो एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है जो कि बिना नॉन प्रोटीन के किसी काम का नहीं है, उस प्रोटीन पार्ट को आप एपो एंजाइम कहते हो, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कोफैक्टर कहते हो। तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू हॉलो एंजाइम, ठीक है। तो एपो एंजाइम क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज नॉट द सब टाइप ऑफ कोफैक्टर। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है इट मे बिकम वेरी एक्टिव एट न्यूट्रल पीएच। अब न्यूट्रल पीएच के ऊपर कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होगा? अब न्यूट्रल पीएच की जब मैं बात करता हूं तो न्यूट्रल पीएच में अप्रोक्सीमेटली हमारे पास पीएच न्यूट्रल 7 के करीब करीब आ जाएगा। तो अगर मैं 7 पीएच की बात करूं तो 7 पीएच के ऊपर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम देखने को मिलता है वो काइमोट्रिप्सिन होता है, जो 7 to 8 के पीएच के ऊपर मैक्सिमम काम कर रहा होता है, ठीक है सर, ये भी मान लेते हैं। अब क्या इसका आंसर कैटलेज हो सकता है? क्योंकि कैटलेज हमारे पास 7.60 के पीएच के ऊपर मैक्सिमम काम करता है। तो देखो यहाँ पे कैटलिस्ट तो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है क्योंकि कैटलेज यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो काइमोट्रिप्सिन बनेगा। यहाँ पे आंसर सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो 6.80 के पीएच पे अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब कहती है वो 6.80 का पीएच कहती है। तो ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली नहीं बन सकता। एंटेरोकाइनेज की जब मैं बात करता हूँ तो एंटेरोकाइनेज हमारे पास जो है वो तकरीबन 5 के पीएच के ऊपर काम कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। पैनक्रियाटिक लाइपेज भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो अच्छा आंसर बनेगा वो काइमोट्रिप्सिन बनेगा। तो काइमोट्रिप्सिन वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे a complex consisting of an enzyme and its reactant which is held together by weak bond is called। एंजाइम को जिसके साथ बेसिकली एंजाइम ने जिसके ऊपर काम करना है उसके साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसे आप क्या कहते हो? हमें पता है एंजाइम है, ये एंजाइम है। अब इसके ऊपर इसने बाइंड करना है, इस सब्सटेंस ने बाइंड करना है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर इस सब्सटेंस ने बाइंड करना है जिसे आप रिएक्टेंट कहते हो आम जबान में, लेकिन हम जब एंजाइम पढ़ते हैं तो इस रिएक्टेंट को आप सबस्ट्रेट कहते हो। अब जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन ये जो बॉन्ड होता है ये जब बाइंड करता है तो दिस इज द वीक बॉन्ड। तो यहां पे क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है? रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस इज बैडली इफेक्टेड बाय फॉलोइंग चेंजेस एक्सेप्ट। अब रेट ऑफ एंजाइम एक्शन किन किन चीजों की वजह से बदल सकता है? रेट ऑफ एंजाइम एक्शन की जब मैं बात करता हूं तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन टेम्परेचर से बढ़ सकता है, बदल सकता है। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी अंटिल अ सर्टेन पॉइंट, उसके बाद डीनेचर होने लगेगा, ठीक है। टेम्परेचर से हो सकता है, पीएच से फर्क पड़ता है, बिल्कुल पीएच से फर्क पड़ता है। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है, उसके ऊपर वो मैक्सिमम काम करता है, ठीक है, समझ में आ जाता है। आगे चलते हैं। और क्या हो सकता है? लो टेम्परेचर, ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी कम होगी, ठीक है, ये समझ में आता है। तो पीएच से फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा।
क्या काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट फर्क पड़ेगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो काइनेटिक एनर्जी वाला पॉइंट है ना, वो टेम्परेचर के अंदर कवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी तो कोई चीज़ ही नहीं है ना एंजाइम के लिए। असल जो कहानी है वो है टेम्परेचर की। तो यहाँ पे जो आंसर अप्रोप्रिएट बन सकता है वो एक्सट्रीम हाई काइनेटिक एनर्जी बन सकती है। सर, एक्सट्रीम हाई पीएच क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हाई पीएच का मतलब ये है कि आप मान के चलो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करने वाले एंजाइम को ले जाके बेसिक एनवायरनमेंट में डाल दो, या बेसिक वाले को एसिडिक में डाल दो, तो मसला तो आएगा, बैडली इफेक्ट होगी एंजाइम एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगले सवाल में आपसे कह रहा है सबस्ट्रेट और एंजाइम नेवर मेक एन। सबस्ट्रेट और एंजाइम कभी क्या नहीं बनाएंगे? देखो, पहली बात, ये एंजाइम है, इसके ऊपर इस सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो यहाँ पे बहुत ही वीक बॉन्ड बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो ये चिपका रहेगा। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एंजाइम से वो अलग हो जाता है। ठीक है सर, ये तो हमें पता है। इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम कभी क्या नहीं बनाएंगे? प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। प्रोडक्ट तो उनको बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे वो आपने बताना है। कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, ये भी बनाएंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये भी बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो स्ट्रांगली बाइंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे कह रहा है हु बिलीव्ड इन ज्योमेट्रिक कॉम्प्लीमेंटरिली ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अब बेसिकली कौन ये बिलीव रखता था? बेसिकली ये मॉडल की बात कर रहा है आपसे। कौन ये कहता था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो शेप होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है? मतलब एंजाइम का जो एक्टिव साइट का शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि उसके ऊपर सबस्ट्रेट लग सके। जैसे जैसे ताले पे आप एक चाबी लगा सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली लॉक एंड की मॉडल की बात कर रहा है, और लॉक एंड की मॉडल देने वाले का नाम है एमिल फिशर। तो एमिल फिशर ने बेसिकली ये बात की थी। बाकी इंड्यूस फिल्ड मॉडल जब आया तो उसने कहा कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, अपना शेप चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगले सवाल में आपसे कह रहा है फॉलोइंग एंजाइम शो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। कौन सा एंजाइम ऐसा है जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो करता है? मतलब वो सिर्फ एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकते हैं, एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ वो बाइंड नहीं कर सकता। तो देखो, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज लिखा है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज लिखा है। इन तीनों के नाम में नॉर्मली कोई सबस्ट्रेट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। नॉर्मली जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी वाले एंजाइम्स होते हैं ना, उनको पहचानने की एक ट्रिक ये भी होती है कि सबस्ट्रेट के आगे, जिस सबस्ट्रेट के ऊपर वो काम करते हैं, सिर्फ एक सबस्ट्रेट के ऊपर जो काम करते हैं, उसके नाम के साथ आप एज लगा देते हो, ठीक है। एग्जाम्पल है जस्ट एक एक पहचानने की एक तरीकाकार कह लो, ठीक है। अब अगर आप हेक्सोकाइनेज को देखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को देखो, डिहाइड्रोजनेज को देखो, तो इनके नाम के साथ आपको कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप यहां पे यूरिएज को देखो तो यूरिया के साथ एज लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ यूरिया के ऊपर काम करेगा। तो यहां पे जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। इस सवाल में आपसे कह रहा है काइम है क्या? देखो, काइम क्या होता है? हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सेमी सॉलिड फूड आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द काइम। अब स्टमक से जो सेमी सॉलिड फूड पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, उसे आप काइम कह रहे हो। अब ये काइम क्या है? ये इनहिबिटर है काइमोट्रिप्सिन का, ये एक्टिवेटर है काइमोट्रिप्सिन का, ये प्रोडक्ट है काइमोट्रिप्सिन का, ये सबस्ट्रेट है काइमोट्रिप्सिन का। तो पहले आपको ये समझना होगा, ये जो काइमोट्रिप्सिन है ना, ये एक एंजाइम है, और ये जो काइमोट्रिप्सिन है ये आता है बेसिकली काइमोट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है। और फिर ये काइमोट्रिप्सिनोजिन एंजाइम ट्रिप्सिन की वजह से एक्टिव होता है, और फिर ये एक्टिवेट होता है, और फिर ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप एक्टिवेटर देखो काइमोट्रिप्सिनोजिन का, तो ट्रिप्सिन है,
काइमोट्रिप्सिनोजेन को जो एक्टिवेटर है, जो काइमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव कर रहा है, वो क्या है? वो है हमारे पास ट्रिप्सिन। तो एक्टिवेटर तो आंसर नहीं हो सकता, इनहिबिटर भी आंसर नहीं होता। तो अब क्या प्रोडक्ट है? काइमोट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो बेसिकली प्रोटियोलिटिक है, प्रोटीन को तोड़ने वाला है, प्रोटियोलिटिक है। अब अगर ये प्रोटियोलिटिक है तो ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? स्मॉलर पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड, ये सब होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है एलिमिनेशन मेथड के तहत इसका जो आंसर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है, सबस्ट्रेट ऑफ काइमोट्रिप्सिन। और टेक्निकली अगर आप इस आंसर को जज भी करना चाहो तो कर सकते हो। सर कैसे? काइम के अंदर क्या है? काइम के अंदर हर चीज होगी, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो काइम के अंदर जो भी प्रोटीन वाली चीज मौजूद है उसके ऊपर कौन काम करेगा? काइमोट्रिप्सिन काम करेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आंसर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि इसमें जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सवाल ये होता है सर, बायोकेमिकल रिएक्शन आर स्पीडेड अप विद द हेल्प ऑफ। बायोकेमिकल रिएक्शन को आप कैसे स्पीड अप कर सकते हो? देखो यहां पे लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। अब एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, मान के चलो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, ए को बी के साथ आप मिला रहे हो और सी बना रहे हो, एग्जाम्पल है, और ये बायोकेमिकल है, मतलब बॉडी में हो रहा है रिएक्शन, मान लेते हैं। अब अगर ये बॉडी में हो रहा है तो क्या ये नॉर्मली इतनी आराम से हो जाएगा? नहीं, मेरी बॉडी को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इस एंजाइम को करवाने, इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो बहुत एक रिएक्शन तो नहीं चल रहा ना, हजारों लाखों रिएक्शन बॉडी में चल रहे हैं। उन तमाम रिएक्शंस के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कहाँ से आएगी? तो अब आपने अगर इस रिएक्शन को स्पीड अप करना है या किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना है तो आप बॉडी में बायो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो। आप टेम्परेचर कम ज़्यादा तो नहीं करोगे, बायो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करोगे। और ये जो बायो कैटलिस्ट है इसी को आप क्या कहते हो? एंजाइम कहते हो। तो यहाँ पे आंसर कैटलिस्ट नहीं है, हाई लो टेम्परेचर भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इस तरीके से कोई काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो एंजाइम बनता है, क्योंकि एंजाइम इज द बायो कैटलिस्ट। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम इज। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कौन से एंजाइम यानी कि ह्यूमन के एंजाइम या ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की, ये मेंशन नहीं किया। अब अगर क्योंकि ये मेंशन नहीं किया तो जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं वो तमाम की तमाम ह्यूमन एंजाइम्स के बारे में बात करती हैं, तो हम भी उनके ऊपर ही डिस्कशन रखेंगे। क्योंकि अगर ह्यूमंस की बात नहीं करते तो यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है जो टेक्निकली ठीक हो जाता है, ठीक है सर। अब अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करो और उस ग्राफ में आप नॉर्मली बुक के अंदर भी ग्राफ देखोगे, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कोलिजन बढ़ता है, कोलिजन बढ़ता है तो रिएक्शन ज़्यादा होता है, रिएक्शन ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ती है। अब होता यह है कि एक सर्टेन पॉइंट आता है जिसके ऊपर एंजाइम अपना 100% काम कर रहा होता है। उसके बाद एंजाइम एक्टिविटी बहुत रैपिडली क्या करती है? डिक्लाइन करती है। क्यों? क्योंकि अब जो एंजाइम है वो डीनेचर हो रहा है और बहुत रैपिडली करती है। तो इसको आप कहते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये ह्यूमन एंजाइम्स की बात कर रहा हूं। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर मान के चलो यहां से हमने स्टार्ट किया 10 से और 50 तक ये डीनेचर हो गया कंप्लीटली। तो अब अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर देखो तो ह्यूमंस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम्स के लिए वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर देखो तो 10 से 50 के दरमियान मिड पॉइंट के ऊपर तो है ही नहीं, क्योंकि अगर मिड पॉइंट पे होता तो कहीं 25 के करीब करीब होता, 25 के करीब करीब होता, 25 आगे पीछे होता, बट ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है मिड पॉइंट तो नहीं है दो एक्सट्रीम्स का, यानी कि 10 और 50 ये दो एक्सट्रीम्स है ना, इनका मिड पॉइंट नहीं है, ओके। अब स्लाइटली डेविएटेड टुवर्ड लोअर एक्सट्रीम, क्या इस तरफ ज्यादा झुका हुआ है ऑप्टिमम टेम्परेचर? नहीं, ये भी नहीं है। क्या इस तरफ ज्यादा झुका हुआ है? ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि जब ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया उसके बाद बहुत ड्रास्टिकली एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही है। तो इसका मतलब है इसका आंसर ऑप्शन सी बनता है। सर ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ग्राफ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ह्यूमंस मान के चला हूं। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ही हमारी किताब के अंदर ग्राफ मौजूद है। तो यहाँ पे आंसर जो बनता है वो ऑप्शन सी बनता है, ओके। आगे चलते हैं।
कह रहा है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वाइटामिन्स, इनमें से कौन सी चीज वाइटामिन से रिलेटेड है? तो बेसिकली वो कोफैक्टर जिन्हें आप को एंजाइम्स कहते हो, ये विटामिन डेरिवेटिव होते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो को एंजाइम बनेगा। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। कह रहा है फ्यूमेरिक एसिड इज डैश फॉर्म ऑफ सक्सिनिक एसिड, तो हमें पता है सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है। अब अगर सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है तो ऐसा क्या होता है कि सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बन जाता है? तो यहां पे होती है डिहाइड्रोजनेशन, और यहां जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेस। तो बेसिकली फ्यूमेरिक एसिड डिहाइड्रोजनेटेड फॉर्म है किसकी? डिहाइड्रोजनेटेड फॉर्म है सक्सिनिक एसिड की। तो यहां पे आंसर ऑप्शन बी बनता है। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर केपेबल टू अंडरगो। जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं वो क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली ये आपके पास एंजाइम है और ये एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है, यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड करेगा। तो ऐसा एंजाइम जिसके पास एलोस्टेरिक साइट है उसको एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहोगे, एलोस्टेरिक एंजाइम कहोगे। अब ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के शेप को चेंज करेगा। अब सवाल ये होता है कि अगर ये एक्टिव साइट की शेप को चेंज करेगा, कॉम्पोजिशन में तो चेंज नहीं आएगा ना, जो एंजाइम जिस अमाइनो एसिड से बना है वो वैसे ही रहेगा, तो कॉम्पोजिशन में तो चेंज नहीं आने वाला। अब अगर कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आने वाला तो सवाल ये होता है कि इसका आंसर फिर रिवर्सिबल होगा या ये इरिवर्सिबल होगा। तो क्लासिकली मेजॉरिटी किताबें ये कहती हैं, मेजॉरिटी किताबें मतलब डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स के अंदर डिफरेंट बात हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी बुक्स ये कहती हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम जो है वो मेजरली रिवर्सिबल चेंज लाता है शेप के अंदर, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ भी था कि रिवर्सिबल लिखा हुआ था। तो आंसर रिवर्सिबल चेंज इन शेप बन सकता है अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, मेजॉरिटी किताबों के अंदर भी ये लिखा हुआ है। बट अगर किताब के अंदर कोई बहुत ऊपर नीचे अल्फाज लिखे हुए हैं तो आप उनको भी देख सकते हो, बट मेजॉरिटी में आपको बता रहा हूँ इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए बन जाता है। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एंजाइम डज डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय चेंजिंग। अब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है क्या चेंज करके? देखो मान के चलो ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की इनिशियल एनर्जी इतनी थी और मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ती थी रिएक्शन करवाने के लिए। अब मैंने जब एंजाइम डाला तो एंजाइम सिर्फ इतनी एनर्जी के ऊपर भी रिएक्शन करवा सकता है। मैं बस आपको एनर्जी दिखाना चाह रहा था, ठीक है, पहले इतनी एनर्जी देनी पड़ी थी, तो एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। अब सवाल ये होता है कि सर इसका आंसर क्या बनेगा? एंजाइम डज डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय चेंजिंग, क्या चेंज कर रहा है एंजाइम? तो ये बेसिकली फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की डायरेक्टली लाइन है, और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड ये कहती है कि फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन था जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, अब आपने उसको एक ऐसे रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया जिसको कम एनर्जी चाहिए। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर बुक के अंदर मिलेगा, लेकिन फेडरल बोर्ड की बुक ये कहती है कि बेसिकली फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी डिपेंडेंट था, एनर्जी डिपेंडेंट था, जब तक एनर्जी नहीं आएगी तब तक वो काम नहीं करेगा, एनर्जी डिपेंडेंट था। एंजाइम ने क्या किया? एंजाइम ने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया और उसको एनर्जी इंडिपेंडेंट बना दिया, यानी कि अब अगर कम भी एनर्जी होगी तो काम कर लेगा। ये बेसिकली ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन ये जो एनर्जी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक देती है, और वो ये कहती है कि भाई एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, क्या चेंज करके? एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी बन जाता है, ठीक है। अब याद रखना सी और डी इसलिए नहीं बनता क्योंकि ह्यूमन बॉडी आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर काम करती है, आइसोथर्मल का मतलब है अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करती। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो बन जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कह रहा है इरिवर्सिबल इनहिबिशन मे बी कॉज्ड बाय। इरिवर्सिबल इनहिबिशन आप कैसे करवा सकते हो? देखो मान के चलो ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम के ऊपर इरिवर्सिबल इनहिबिशन करवाने का सबसे अच्छा तरीका तो ये कि इस एंजाइम की शेप को आप परमानेंटली चेंज कर दो, एक तरीका तो ये। दूसरा, असल काम कौन करता है? एक्टिव साइट करती है। तो अगर मैं एक्टिव साइट के ऊपर एक ऐसी चीज लगा दूं जो इसके साथ परमानेंटली बाइंड कर जाए, ठीक है, सबस्ट्रेट की जगह कोई भी ऐसी चीज लगा लूं जो इसके साथ परमानेंटली बाइंड कर जाए,
तब भी इरिवर्सिबल इनहिबिशन होगी। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ना एंजाइम की शेप को चेंज कर सकते हो, ना अब ये जो बॉन्ड परमानेंट बन चुका है इसको तोड़ सकते हो। तो दे आर द टू वेज, देयर आर द टू वेज। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है, टू वेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है एंजाइम्स आर सिमिलर टू विच पार्ट ऑफ कार और एंजाइम। अगर आप देखो इनकी सिमिलैरिटी को, तो कार का कौन सा हिस्सा एंजाइम के बराबर हो सकता है, यानी कि एंजाइम का सिमिलर हो सकता है। तो कार के अंदर एक्सेलरेटर होता है, ब्रेक होता है, ये सारी चीजें होती है, रेडिएटर होता है। कार के अंदर जो असल चीज काम करती है वो होता है एक्सेलरेटर, जो कार को एक्सेलरेट करता है, स्पीड देता है। तो बॉडी में एंजाइम्स क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड प्रोवाइड करते हैं, तो दे आर द एक्सेलरेटर। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इनहिबिटर नेवर ऑक्यूपाइज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब हमें पता है इनहिबिटर मेनली दो तरह के होते हैं, वैसे तीन तरह के भी होते हैं, बट मेनली आप दो तरह के याद कर लो। एक होता है कॉम्पिटिटिव, जो जाके एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता, कॉम्पिटिटिव तो नहीं हो सकता। अब सवाल ये होता है कि सर फिर क्या होगा, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बनता है, क्योंकि वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, कभी भी एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। बाकी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्यों नहीं हो सकता, देखो रिवर्सिबल की कैटेगरी में कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है रिवर्सिबल तो नहीं हो सकता। अब इरिवर्सिबल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इरिवर्सिबल इनहिबिटर या तो एंजाइम के शेप को परमानेंटली चेंज कर देंगे, ठीक है, या एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर जाएंगे और परमानेंटली बाइंड कर जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कह रहा रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन डबल्स फॉर ईच 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ाने के ऊपर रिएक्शन की स्पीड 2x हो जाती है, डबल हो जाती है। कब तक भाई, हमें पता है, हमने अभी ग्राफ पढ़ा कि बढ़ाओगे बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा अंटिल ऑप्टिमम टेम्परेचर, और इसके बाद एंजाइम एक्टिविटी बहुत ड्रास्टिकली नीचे जाएगी। तो कब तक बढ़ेगी, अंटिल इट रीचेस ऑप्टिमम लेवल। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमम लेवल तक जहाँ पहुँच जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सर मैक्सिमम क्यों नहीं हो सकता, देखो जो असल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, वो ऑप्टिमम इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिमम आप लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, ऑप्टिमम टेम्परेचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे व्हेन ऑल एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम आर टेकन अप बाय सबस्ट्रेट द एंजाइम इज सेड टू बी। मान के चलो 100 एंजाइम्स है और 100 के 100 एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आपने सबस्ट्रेट लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है एंजाइम्स क्या है, एक्टिवेटेड है, नो, इनहिबिटेड है, नो, डीनेचर का मतलब है शेप चेंज कर चुके हैं, नो। तो फिर क्या आंसर बनता है, सैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब ये कि जो एंजाइम के ऊपर लगने वाली जगह थी उसके ऊपर आपने तमाम सबस्ट्रेट को लगा दिया, सैचुरेट हो चुका है एंजाइम। आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है लॉक एंड की मॉडल इज बेस्ड ऑन। लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि जिस तरीके से एक ताले को आप एक ही चाबी से खोल सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से एक एंजाइम के ऊपर एक ही सबस्ट्रेट काम करेगा। और क्योंकि एक एंजाइम के ऊपर एक सबस्ट्रेट काम करेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो एक्टिव साइट होगी वो एक सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगी और इन दोनों का शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे के। तो लॉक एंड की मॉडल आपको ये बताता है कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक रहेगा। नॉर्मली इसकी एग्जांपल में यूरिएज, सुक्रेज, ये सब आ जाता है, यूरिएज आ जाता है, यूरिएज, सुक्रेज आ जाता है, तो दे आर स्पेसिफिक। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होगी तो वो तो लॉक एंड की मॉडल नहीं होगा, वो तो इंड्यूस फिट मॉडल हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इनफ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं हो सकता, अडेप्टेबिलिटी भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हीट एक्सेप्ट। तमाम चीजें हीट के बारे में सही है सिवाय, देखो कह रहा है हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। आप डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर अगर रिएक्शन को करवाना चाहते हो तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो आप हीट से दे सकते हो, मान लेते हैं, ठीक है। हीट आप दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कोलाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ये भी होता है। हीट एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल कोलिजन बढ़ेगा तो केमिकल रिएक्शन भी बढ़ेगा, ये भी हो सकता है। तो फिर आंसर क्या होगा,
हीट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये किसका काम है? ये काम एंजाइम का है, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता और यही आंसर हो जाएगा। तमाम चीज़ें सही थी सिवाय ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन विच मीन एंजाइम आर। अगर आप थोड़ा सा भी एंजाइम डालोगे वो केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। ये क्या चीज़ है? दे आर बेसिकली बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? अगर आप थोड़े अमाउंट के भी अंदर डाल दोगे तो वो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। दे आर बायो कैटलिस्ट। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनता है। ग्लोब्यूलर तो स्ट्रक्चर हो सकता है, एफिशिएंट स्पेसिफिक नहीं हो सकता। आंसर यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है द साइट ऑक्यूपाइड बाय नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर आर कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा एलोस्टेरिक साइट, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। इफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम इज लॉस्ट इट इज सेड टू बी। अब मैं बार बार एक लफ्ज कह रहा था, एंजाइम डी नेचर हो रहा है। डी नेचर का मतलब ये है कि एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है? वो बेसिकली चेंज हो रहा है। वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ना वो खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी शेप बदल चुका है। तो ये क्या है? ये कहलाती है डीनेचुरेशन। आंसर यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन सी बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे द अमाइनो एसिड एसोसिएटेड विद कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट। अब कह ये रहा है वो अमाइनो एसिड जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएंगे वो क्या बनाते हैं। अब एंजाइम के ऊपर ये है एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है जहां पे सबस्ट्रेट एक्चुअली बाइंड करता है, जिसे आप बाइंडिंग साइट कहते हो, यहाँ पे तो बाइंडिंग होगी। और एक होती है जिसे आप कैटालिटिक साइट कहते हो। कैटालिटिक साइट में एक्चुअली आप सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पे एक्टिव साइट तो होगा, बट एक्टिव साइट के बाद यहाँ पे बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट भी दी हुई है। तो कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट ये किसका काम है? कैटालिटिक साइट का काम है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी बनता है। वैसे तो आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता था, बट प्रिसाइजली अगर आप देखो ये बीसीक्यू है, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है इन जनरल डैश इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विद इन द सेल। इन जनरल डैश एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉर्मल पार्ट है एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करने का। एंजाइम सैचुरेशन नहीं, एंजाइम सैचुरेशन नॉर्मली इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। एंजाइम डीनेचुरेशन नहीं, एंजाइम डीनेचर हो गया तो किस काम का? ये भी नहीं हो सकता। एंजाइम इनएक्टिवेशन होगा या इनहिबिशन होगा। अब देखो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन बहुत तेजी से चल रहा है। अब अगर एक रिएक्शन बहुत तेजी से चल रहा है एंजाइम की वजह से और आपको वो प्रोडक्ट अब नहीं चाहिए या वो प्रोडक्ट बहुत बन चुकी है, तो आप उस रिएक्शन को इनहिबिट करोगे। जब उस रिएक्शन को आप इनहिबिट करोगे तो ये क्या है? एंजाइम इनहिबिशन है। तो दैट इज वेरी नॉर्मल, सेल के अंदर ये चल रही होती है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए बनता है, एंजाइम इनहिबिशन। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है बायो कैटलिस्ट आर प्राइमरीली। बायो कैटलिस्ट प्राइमरीली क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट मतलब एंजाइम, प्राइमरीली क्या होंगे? प्रोटीन होंगे, कुछ आरएनए नेचर के भी होते हैं, बट यहाँ पे आंसर प्राइमरीली पूछा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है को फैक्टर कंटेनिंग एंजाइम बिकम कैटालिटिकली एक्टिव बाय। अब क्या ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात रहा है। को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर उन एंजाइम के अंदर आप लगाते हो जो बिना नॉन प्रोटीन पार्ट के, यानी कि को फैक्टर के काम नहीं करते। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको आप एपो एंजाइम कहते हो, और यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट इज को फैक्टर। अब एपो एंजाइम के ऊपर को फैक्टर लगता है, फिर वो काम करता है। अब ये होता क्यों है? अटैचमेंट ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड ऑन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट बेसिकली एपो एंजाइम के ऊपर होगी। इस एक्टिव साइट एपो एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड बाइंड करेगा नहीं। कोफैक्टर तो पॉलीपेप्टाइड नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। डिटैचमेंट ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड, नो, ऐसा भी कुछ नहीं होता। अटैचमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक कोफैक्टर ऑन एक्टिव साइट या डिटैचमेंट, तो ऑब्वियसली कोफैक्टर एपो एंजाइम के ऊपर अटैच होगा। एपो एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट है, उसके ऊपर कोफैक्टर अटैच होगा, तो अब एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अटैचमेंट होगी, डिटैचमेंट नहीं होगी। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। कह रहा है एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन हॉट स्प्रिंग्स। वो एंजाइम्स जो कि एक बैक्टीरिया के अंदर मिल रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर रह रहा है, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये आप कहाँ इस्तेमाल करते हो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये एंजाइम्स आप इस्तेमाल करते हो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स के अंदर,
या हाउस होल्ड वॉशिंग पाउडर्स के अंदर, या चेकिंग द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, नहीं इसमें भी नहीं होता। हाउस होल्ड में भी नॉर्मली इस तरह का कोई काम नहीं होता। वॉशिंग पाउडर यूज है लॉन्ड्रीज के अंदर भी आप ये इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है ना, यहाँ पे जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए बनता है, क्योंकि बैक्टीरिया बायोलॉजिकल है, तो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है फॉलोइंग आर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्सेप्ट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम सारे हैं सिवाय, देखो, सुक्रेस, टाइलिन, ये दोनों तो कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करेंगे। सुक्रेस सुक्रोज को कार्बोहाइड्रेट, टाइलिन आपके स्टार्च को, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। अब अमाइलॉप्सिन है या आर्जिनेज है। देखो आर्जिनिन, आर्जिनेज, ये समवॉट रिलेटेड लग रहा है। और आर्जिनिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है, तो इसके ऊपर आर्जिनेज काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो ऑप्शन सी बन जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सारे हैं सिवाय आर्जिनेज के। सिंपल। आगे चलते हैं। पैप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पैप्सिन बाय एक्सपोजर टू। अब पैप्सिनोजेन को आप पैप्सिन में कन्वर्ट करते हो कैसे? स्टमक में ये जो पैप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। बेसिकली ये पैप्सिनोजेन जो फॉर्म है ये इनएक्टिव है, इसको कन्वर्ट किया जाता है पैप्सिन में। कौन करता है? स्टमक में मौजूद HCl करता है। HCl करता है तो एंटेरोकाइनेज तो नहीं होगा, म्यूकस भी नहीं होगा, एल्कली भी नहीं है। एसिड वुड बी द राइट आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है विदाउट एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स। अगर आप एंजाइम ना रखो तो बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? अगर आप एंजाइम नहीं रखते तो बायोकेमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। मतलब आप एंजाइम डाल ही इसलिए रहे हो ताकि एंजाइम की स्पीड को रिएक्शन की स्पीड को आप बढ़ाओ, तो कैटालिसिस करवाने के लिए डाल रहे हो ना। तो अगर आप एंजाइम नहीं होगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन की स्पीड स्लो पेस पे चलेगी या वेरी स्लो पेस पे चलेगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो बनता है एट वेरी स्लो पेस, बहुत ज़्यादा स्लो पेस के ऊपर, ठीक है। और इसकी क्लासिकली एग्जाम्पल बुक भी देती है आपको। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहा है आफ्टर एंजाइम सैचुरेशन, तमाम एक्टिव साइट के ऊपर, तमाम एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट लग चुका है। अब रिएक्शन स्टेबलाइज हो गया, मतलब इससे ज़्यादा आप रिएक्शन की स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अब कह रहा है इट कैन बी इंक्रीज फर्दर बाय। अब आप इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो ये सारा समझना। 100 एंजाइम थे, मैंने 100 सबस्ट्रेट डाल दिया। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन की स्पीड को और बढ़ाना चाहता हूँ तो और क्या रास्ता है? और रास्ता ये है कि मैं, मान के चलो, मैं क्या करूँ, मैंने जो है वो अब 100 एंजाइम की जगह 200 एंजाइम कर दिया। तो अब मैं जब 200 एंजाइम करूँगा तो रिएक्शन की स्पीड ऑब्वियसली, मेरे पास अब ज़्यादा एक्टिव साइट है। अब ज़्यादा एक्टिव साइट है तो ज़्यादा सबस्ट्रेट जाके बाइंड करने लगेंगे इसके ऊपर और रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप एंजाइम की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करके ये काम कर सकते हो, ठीक है। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। कह रहा है एंजाइम प्रोटीन आर। एंजाइम प्रोटीन क्या है? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए बनता है। इस सवाल में आपसे कह रहा है मेलोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मेलोनेट किसकी एग्जाम्पल है? अब ये क्लासिकली हमारे पास मेलोनेट की एग्जाम्पल दे रहा है और पूछ रहा है ये क्या है। देखो एक रिएक्शन होता है जिसमें आप सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाते हो। ये क्रैब्स साइकिल का रिएक्शन है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाते हो। अब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाने के लिए आपको जो एंजाइम चाहिए होता है वो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज चाहिए होता है। अब इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करने वाला जो सब्सटेंस है वो है मेलोनेट, और ये मेलोनेट जाके उसकी एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है। तो सो इट्स अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल की तरफ चलते हैं और इस सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग को फैक्टर इज अनडिटैचेबल। इनमें से कौन सा को फैक्टर ऐसा है जो अनडिटैचेबल है? अब देखो अनडिटैचेबल को फैक्टर हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो वो को एंजाइम है, को एंजाइम है, और को एंजाइम विटामिन डेरिवेटिव होते हैं, तो NAD को एंजाइम की एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये इसकी एग्जाम्पल होगा तो ये डिटैचेबल है, तो ये तो नहीं हो सकता। जिंक और मैग्नीशियम ये मेटालिक आइंस है, और मेटालिक आइंस इनऑर्गेनिक को फैक्टर की एग्जाम्पल में आ जाता है, ये भी डिटैचेबल होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। तो ले दिए कि आंसर जो बनता है वो साइटोक्रोम बनता है, बट दिस इज नॉट द प्रिसाइज आंसर। क्यों? क्योंकि इस साइटोक्रोम के अंदर आपको आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग मिलती है,
जो बेसिकली प्रोस्टैटिक ग्रुप का काम कर रहे होते हैं। तो साइटोक्रोम इटसेल्फ इट्स नॉट अ को फैक्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बट यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आंसर यहाँ पे हमारे पास साइटोक्रोम बनता है। बट अगर यहाँ पे ऑप्शन होता कि आयरन कंटेनिंग परफायरिन रिंग, तो ऑब्वियसली वो करेक्ट आंसर होता। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपसे कह रहा है एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप, इट मींस एंजाइम एक्ट एज। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन में इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा होता है। और जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो कहते हैं हम बायो कैटलिस्ट। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम असल में कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहा है द इनहिबिटर दैट डिस्ट्रॉय द एंजाइम एक्टिव साइट परमानेंटली। एक ऐसा इनहिबिटर जो एंजाइम की एक्टिव साइट को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है, परमानेंटली बर्बाद करने का मतलब ये है कि अब उसके ऊपर आके सब्सट्रेट बाइंड नहीं कर सकता। तो ऐसा इनहिबिटर क्या कहलाएगा? ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड द इररिवर्सिबल इनहिबिटर। क्यों इररिवर्सिबल कह रहे हो? क्योंकि इसने एंजाइम को इनएक्टिव बना दिया है परमानेंटली। अब एंजाइम किसी काम का नहीं रहा है, तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो इररिवर्सिबल इनहिबिटर बनेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल में आपसे कहा जा रहा है अ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड कोफैक्टर। वही बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, एपो एंजाइम और कोफैक्टर को मिला के आपको क्या देखने को मिलता है? हॉलो एंजाइम देखने को मिलता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मैग्नीशियम का क्या रोल है इस रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर आप ग्लूकोज को एटीपी के साथ मिला के कन्वर्ट करते हो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ग्लाइकोलिसिस का पहला रिएक्शन है। तो अब ये जो मैग्नीशियम आइन है ये किस चीज का काम कर रहा है? ये मैग्नीशियम आइन, पहली बात मैग्नीशियम आइन समझने वाली बात ये है कि ये मेटालिक आइन है। और मेटालिक आइन नॉर्मली क्या होता है? मेटालिक आइन नॉर्मली एक्टिवेटर का काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आंसर एक्टिवेटर बनता है। कोफैक्टर आप इसे कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ एक्टिवेटर का होता है, क्योंकि एक्टिवेटर मेटालिक आइंस होते हैं और नॉर्मली रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेटर हो गया। एक्टिवेटर इस तरह से इसका आंसर बन जाता है। इस सवाल में आपसे कह रहा है ऑल एंजाइम कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट। तमाम एंजाइम मैक्सिमम रेट के ऊपर काम करते हैं, किसके ऊपर? तो बेसिकली अगर मैं ह्यूमन एंजाइम्स की बात करूं तो तमाम के तमाम ह्यूमन एंजाइम मैक्सिमम जो काम कर रहे होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसे बैक्टीरिया की एग्जांपल लूं जो कि एक बहुत हॉट कंडीशन में रह रहा है, तो उसके एंजाइम 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यानी कि तकरीबन तमाम एंजाइम्स एक मैक्सिमम रेट पे काम कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर। हर एंजाइम के लिए टेम्परेचर डिफरेंट नहीं हो सकता, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है, बट हर एंजाइम के लिए डिफरेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो स्पेसिफिक टेम्परेचर बनेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है लिविंग सिस्टम वर्क इन, ये अभी हमने देखा लिविंग सिस्टम आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क करता है, यानी कि टेम्परेचर नॉर्मली चेंज नहीं होता। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी या एक नॉर्मल लिविंग बॉडी की बात करूं तो आइसोथर्मल कंडीशन होती है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। आगे चलते हैं। सम एंजाइम सोली कंसिस्ट सोली ऑफ, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नॉन प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं, जिनकी एग्जाम्पल में आप देखते हो कि हॉलो एंजाइम उनको आप कह रहे होते हो, फिर उनकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी आ जाती है। बट अभी के लिए आप ये समझो कि जितने भी एंजाइम्स हैं उनमें से कुछ एंजाइम ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने, तो आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं सैचुरेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। अभी हमने देखा सैचुरेशन क्या होती है, जब एंजाइम के ऊपर जितनी भी एक्टिव साइट है उन तमाम के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए। तो ये दो चीज़ों का बेसिकली क्या है, ये दो चीज़ों का रिलेशनशिप है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का, एंजाइम और रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे आंसर सिंपल ऑप्शन स्टेटमेंट बी, यानी कि स्टेटमेंट जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन गेट एक्टिवेशन एनर्जी बाय। अब इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो कि नॉर्मली कहीं भी चल रहे हैं
उनको आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे देख सकते हो? तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कहीं भी हो रहा है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, उसको आप एक्टिवेशन एनर्जी दे सकते हो बहुत सारे तरीक़ेकार से। उसकी एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है हीट, तो इन ऑर्गेनिक रिएक्शन को आप हीट देके एक्टिवेशन एनर्जी दे सकते हो। यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए बनता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए आप जो है वो एंजाइम डालते हो ताकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ए बनता है, हीट। आगे चलते हैं। कह रहा है फॉर एक्सेलरेशन ऑफ रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टू ऑप्टिमम लेवल। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह ये रहा है कि अगर आपने एक बायोकेमिकल रिएक्शन को ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाना है, तो उस ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा? सही है। कह रहा है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज कंज्यूम्ड। एंजाइम कंज्यूम होगा, एंजाइम इस्तेमाल तो नहीं होता। एंजाइम आप डालते हो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, वो इस्तेमाल नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज नीडेड। यस, बहुत थोड़े अमाउंट के अंदर आपको एंजाइम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर नहीं चाहिए होता, तो ये तो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगले सवाल में आपसे कह रहा है फॉर एन एंजाइम टू वर्क, अगर एक एंजाइम को काम करना है, इट मस्ट। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है, अगर एक एंजाइम को काम करना है तो उसको क्या करना चाहिए? देखो, अगर एंजाइम को काम करना है तो उसको हर हाल में सबस्ट्रेट से बाइंड करना है, और सबस्ट्रेट से बाइंड करने का मतलब है एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो ऑप्शन ए बन जाता है, कम्स इनटू फिजिकल कांटेक्ट विद इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन बी और सी नहीं हो सकता। ठीक है, डी भी नहीं होगी ऑब्वियसली, एक मोर देन वन एक्टिव साइट से इसका क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो ऑप्शन ए बन जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्चुअली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आप दे रहे हो तो एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। रिएक्शन को स्टार्ट करवाने का मतलब है आपने एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करवाया, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करवाने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो अब आप एनर्जी दे रहे हो इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट पहले नहीं होता। पहले आती है ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो, तो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की तरफ जा रहे हो। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की तरफ जाने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। तो बेसिकली आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए क्या बनाने के लिए? ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए, और फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो खुद ब खुद बन जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। सवाल में आपसे कह रहा है वो कौन से एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, उनकी शेप को चेंज करेंगे और उनको फंक्शनल बनाएंगे। अब ये बड़ा क्लासिकल लफ्ज़ है। देखो, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन उनके पास जब तक नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं आएगा वो काम नहीं करते। दे आर कॉल्ड हॉलो एंजाइम। अब हॉलो एंजाइम के ऊपर क्या बाइंड करेगा, कौन सा एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाइंड करेगा, तो बेसिकली वो काम करेंगे, वो है कोफैक्टर। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो बनता है कोफैक्टर। कोफैक्टर वुड बी द राइट आंसर। बाकी प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम और एक्टिवेटर इन सब की सब टाइप्स के अंदर आ जाएगा, बट कोफैक्टर वुड बी द राइट आंसर। इस सवाल में आपसे कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज कंप्लीटली डीनेचर्ड एट। जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली कब डीनेचर होता है? तो अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस के बाद डीनेचर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 50 के करीब करीब। तो 50 यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 60 डिग्री सेल्सियस। 0 पे तो इनएक्टिव हो जाता है। सवाल में आपसे कह रहा है फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ को एंजाइम एक्सेप्ट। तमाम को एंजाइम्स की एग्जाम्पल हैं सिवाय। देखो, को एंजाइम्स जो होते हैं वो विटामिन डेरिवेटिव होते हैं। अब विटामिन डेरिवेटिव में NAD, FAD, NADPH आ जाएगा, जबकि जो ATP है ये हमारे पास किसी भी सूरत विटामिन डेरिवेटिव को एंजाइम नहीं है, ये बेसिकली आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो ऑप्शन बी बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम। इनमें से कौन सा एंजाइम है? नॉर्मली जो एंजाइम होता है उसके नाम के आखिर में एज आता है, तो आप देख लो एज। अब वैसे भी हमने डिस्कस भी किया कि सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट और मैलोनेट, ये तो सब्सटेंसेस हैं। सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेस या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ये एंजाइम है। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
सवाल में आपसे कह रहा है इन केस ऑफ फीडबैक इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होता है वो यूजुअली क्या होता है। अब फीडबैक इनहिबिशन नॉर्मली आपको देखने को मिलती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, जिसमें ए से आपने बी बनाना है, लेट सपोज बी से सी बनाना है, सी से डी बनाना है। अब ए से बी बनाने के लिए एंजाइम E1 चाहिए, बी से सी बनाने के लिए एंजाइम E2 चाहिए, सी से डी बनाने के लिए एंजाइम E3 चाहिए। अब होता ये है कि जब डी यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो डी आके इस E1 एंजाइम को एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करता है और इनहिबिट करता है। दिस इज सिंपली कॉल्ड द फीडबैक इनहिबिशन। अब फीडबैक इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होता है वो यूजुअली यही फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहा है नेम द एंजाइम विच वर्क बेस्ट एट एक्सट्रीम पीएच। तो सबसे एक्सट्रीम पीएच के ऊपर काम करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली सबसे एक्सट्रीम के ऊपर आपका पेप्सिन काम कर रहा होता है 2.0 पीएच के साथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आके हमने इस एंजाइम चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस किया और जितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते थे रिगार्डिंग इनहिबिटर्स एंड रिगार्डिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, उन तमाम क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।